हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएमटी। दोस्तों, मैं आज ये पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को हम बना रहे थे और उसमें हम लगभग आधा पार्ट 1 करवा दिए थे। इसमें हम पार्ट 2 कुछ और क्वेश्चन बच गया था तो हम इसमें भी पूरा करवा देते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बता रहे थे, है ना। वो मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसी में से क्वेश्चन टैग कर जाएगा। ये तो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। एक मिनट, पेन को चेंज कर लेते हैं। ये क्या है, ये पार्ट 2 है और जो पार्ट 2 है। और जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाइए, वहाँ मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चला जाइए इस चैनल के, ठीक है। और जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहेगा। और ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए आगे है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। पिछला पार्ट 1 में हम बहुत से, नहीं ज़्यादा नहीं, 10 या 15 क्वेश्चनों को भिविया लगवाए थे। पार्ट 2 में भी वैसे ही 2-4-10 को लगाए। मैंने मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हम टोटल दिए हैं शॉर्ट का, और लॉन्ग का तो डालवे किए हैं। तो चैनल में चले जाइए और पूरा फिजिक्स देख डालिए, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं। और इंग्लिश का कल इंग्लिश है सेकंड शिफ्ट में, तो इंग्लिश का भी डाला हुआ है। फिलहाल उसको हम फिजिक्स का भी लाइव आएंगे कुछ देर बाद, उसके बाद इंग्लिश का, ठीक है, सुबह में। तो आइए, पहला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसको भिविया लगाइए, भिविया लगाइए। बोला कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इसके दो गुणों को लिखना है। तो 22 में पूछ दिया है, 20 में पूछा, 19 से पूछा, हो सकता है 23 में भी पूछ दिया है ना। जब 19-20 पूछा है तो 22-23 जरूर पूछेगा, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट मानिए। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंगे होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जैविक्रिय दोलनों से बनी होती है, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो गुण के बारे में लिखने के लिए बोला है, तो दो गुण यहाँ दिया हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। बोला है कि पहला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, है ना। दूसरा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में ई तथा बी का जो अनुपात एक निश्चित मान होता है, यह अनुपात जो है प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी E/B = C जो होता है प्रकाश चाल, यानी 3 × 10⁸ के बराबर होता है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा, जैसे कितना गुण लिखने के लिए कहा, 2 गुण लिखे, तो 2 को हम लोग लिख दिए। जो कोई जरूरी नहीं कि आगे भी लिखना है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चलन निम्नलिखित होती है, यानी C = 1/2π √, प्रकाश की चाल है बराबर होती है C = 1/√π0 होता है, ठीक है। और चौथा गुण है, मतलब 4 गुण हम लोग को 2 ही पूछा तो चारों पढ़ लिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का क्या करती है, वहन करती है। चलिए आगे चलते हैं कि दूसरा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के अनुपात को लिखना है, इसको नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। परावैंगनिक किरणें के 2 गुण के लिए, परावैंगनिक किरण के गुण देखिए, कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछेगा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, इसको नहीं कह सकते हैं कि आएगा, लेकिन थोड़ा रिवाइज करते हैं। परावैंगनिक विकिरण के 2 गुण एवं उपयोग भी लिखना है। तो पहला गुण है कि ये किरणें कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है। दूसरा है कि वायुमंडल के परमाणुओं को आयनीकृत कर देती है, जिसके कारण जो है आयन मंडल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। उपयोग भी, अच्छा उपयोग नहीं देखे थे। उपयोग है ये अदृश्य लिखावट एवं कीमती पत्थरों के वाहन हेतु, पहचान हेतु इनका उपयोग किया जाता है। पदार्थ के परावैंगनिक किरणों का, है ना, पदार्थ के संचरण में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि किरण की उत्पत्ति को बताएं एवं उनके गुण को लिखें। किरण की उत्पत्ति कैसे होता है और उसके गुण के बताना है, उसका उपयोग बताना है ना। उत्पत्ति कैसे होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 22, मतलब 16 में पूछा है, 17, 18 नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए चलते, एक्स किरणों की उत्पत्ति के बारे में बोला है। चलिए आगे, दृश्य किरणों की अपेक्षा परावैंगनिक किरणों की ऊर्जा अधिक होती है, क्यों। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ डालेगा और 50% पर आप भिविया लगा लीजिए, ठीक है। पूछेगा भी, नहीं पूछेगा तो आप 50% पर लगा लीजिए कि क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का विस्तार जो होता है सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य की गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगों के बीच होता है। प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा E = hν = के बराबर होगा। चूंकि दृश्य प्रकाश के सभी घटकों की अपेक्षा परावैंगनिक किरणों का तरंग दैर्ध्य अत्यधिक होता है, इसलिए जो होता है परावैंगनिक किरणों की ऊर्जा का मान दृश्य किरणों की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। आगे है 6ठा नंबर में कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल के समीकरणों को लिखें। मैक्सवेल के समीकरण को लिखें। चलिए यह आता है, मैक्सवेल के समीकरणों को लिखना है तो कुछ लॉन्ग जाएगा, है ना, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सवेल के विस्थापन द्वारा क्या है, विस्थापन धारा क्या है। मैक्सवेल का विस्थापन धारा के बारे में पूछा, तो चलिए मैक्सवेल के ऊपर वाला ही हम लोग कर लेते हैं, मैक्सवेल के समीकरणों के बारे में। चलिए देखते हैं।
आइए, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव के मिली जुली घटनाओं की व्याख्या निम्नलिखित 4 समीकरणों के से की जाती है, जिसे मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण कहा जाता है। पहला है कि बंद तल से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, यानी इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू डी ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इस नियम को चुंबकत्व में गॉस का नियम कहा जाता है। समीकरण 2 में पहला है, और दूसरा समीकरण में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू आई एप्सिलॉन नोट है। समीकरण 3 है क्लोज इंटरवल, मतलब समीकरण 1 2 3 4 सब करके दर्शा दिया है, और क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बताया। फ्राडे का नियम से ये हो जाएगा, है ना। यह समीकरण फ्राडे का नियम है, निचला जो है फ्राडे के नियम से यह समीकरण बनता है, जहाँ आईसी जो है चलन धारा है, आईडी क्या है विस्थापन धारा है, और यह समीकरण जो है एम्पियर के परिपथी नियम का व्यापक करता है, ये वाला। ठीक है, आगे हम मैक्सवेल की विस्थापन धारा, जब ये को पूछते हैं ऊपर मैक्सवेल के समीकरण, तो नीचे धारा नहीं पूछेगा। आगे है कि अवरक्त किरणों की, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, अवरक्त किरणों की क्या कि 2 गुणों को लिखना है ना। चलिए 2023 के लिए, हमारे एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला, अवरक्त किरणों के किन्हीं 2 गुणों को और 2 उपयोगों को लिखें। तो पहला है अवरक्त किरणों के गुण क्या है कि एक किरणें जो है सेंधन नामक द्वारा, किसके द्वारा, सेंधन नामक द्वारा वर्ण विक्षेपित होती है। ये किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न क्या करता है, तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे हो गया, और थोड़ा सा और है ना, गुण तो लिख दें, तो उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, उपयोग होता है, उपयोग की अवरक्त विकिरण का उपयोग धुंध फोटोग्राफी में होता है। किसका, अवरक्त विकिरण का जो उपयोग होता है धुंध फोटोग्राफी में होता है। और दूसरा है कि पौधा घर में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां नंबर बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को प्रभावित करना, इसको नहीं। आगे चलिए, ग्रीन हाउस, हाँ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में लिखना है। तो पहला लिखना है ग्रीन हाउस प्रभाव डैश मारिए, उसके बाद निचले वायुमंडल द्वारा, किसके द्वारा, तो निचले वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित विकिरणों द्वारा पृथ्वी के निकट के वायुमंडल को गर्म रखना ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है ना। उपयोग कहाँ होता है, तो यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस की क्रिया न हो तो पृथ्वी की सतह क्या होता है, इतनी ठंडी हो जाएगी कि सभी जीवधारी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अतः यह जो प्रभाव है जीवनदायक है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव समझ गए, एकदम 2023 के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे। 11 नंबर, ओजोन परत का महत्व बताना। किसका, ओजोन परत का महत्व बताना है। तो पहला है महत्व बताना किसका, ओजोन परत के है ना। चलिए, तो नहीं, ऊपर जो बता दिया ना, यही पूछा ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ेगा, तो ओजोन परत का महत्व नहीं पूछेगा, बल्कि ग्रीन हाउस प्रभाव पूछेगा। आगे है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है, निर्वात में इसका वेग किन कारणों पर निर्भर करता है। चलिए इसको देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए, तो लिखा हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंग में परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग वेग इस प्रकार दिया जाता है, कैसे कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अतः इसका जो वेग होता है मुक्त त्रिविमीय आकाश की विद्युतशीलता तथा परमज्ञता पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए तरंग धैर्यों के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों की पहचान। चलिए इसको नहीं पूछेगा। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति प्रास में इनके 2 गुणों को लिखें। चलिए ऐसे छोटा पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म तरंगों के आवृत्ति प्रास एवं उसके 2 गुणों को लिखना है। तो उत्तर में आवृत्ति प्रास जो होता है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 10⁻9 हर्ट्ज तक होता है। पहला है गुण, उसके बारे गुण है पहला कि पैराफिन मोम द्वारा वर्ण विक्षेपित होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इनका जो इनका क्या होता है, विवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे 15 नंबर में। तो 15 नंबर देखिए, वैसे तो पूछता भी है, तो जरूरी नहीं कि सब पूछेगा। सूक्ष्म तरंगे क्या, गामा किरणें है ना, और रेडियो तरंग या एक्स किरणें, सब के बारे में क्या करें कि तरंगों की पहचान करें एवं विद्युतशीलता के एवं खोज करने वाले फ्राडार के लिए उपयुक्त विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नहीं, सब नहीं पूछेगा। देखिए कभी कभी इसको पूछता है, इस सबको मतलब क्या करना, परिभाषित करने के लिए। ठीक है, क्या है इसके बारे में लिखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इधर नहीं, यहाँ अब ऑप्टिक्स में आ गए। चलिए ऑप्टिक्स का भी थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक एवं अपेक्ष अपवर्तनांक में क्या करना, अंतर करना है। तो अंतर के अथी में हम शायद बताए हैं। और आगे है अपेक्षिक अपवर्तनांक, ये नहीं, प्रकाश यंत्रों के 3 उपयोग को बताना, अत्यंत छोटे होते वस्तुओं को देखने के लिए। चलिए नहीं पूछेगा। आगे है कि प्रकाश के, चलिए लाजवाब क्वेश्चन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए सही बात है कि पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसकी शर्तें को बताना है। तो आइए उत्तर देखते हैं
कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, किससे, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, संघन माध्यम से विरल में जाती है एवं आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा हो जाए, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में क्या करता है, लौट आता है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहता है। कितना अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका फिगर जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का लिखिएगा तो आप इसका फिगर जरूर बनाइएगा। देखिए फिगर है, क्या करते हैं, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है ना, संघन से विरल माध्यम जा रहा है, इसके बाद फिर से क्या कर रहा है, रिटर्निंग हो जा रहा है ना। चलिए उसी को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। ए स्थिति में ऐसा, बी की स्थिति में ऐसा, सी की स्थिति में ऐसा आ गया। फिगर बनाना मत भूलिएगा। आगे है आवश्यक शर्त के बनने का आवश्यक शर्त। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का निम्नलिखित शर्त है। कौन कौन है भाई, पहला है प्रकाश किरण को हमेशा संघन माध्यम से कहाँ, विरल माध्यम में जाना चाहिए, संघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा है कि आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आगे है ध्रुवन तल एवं कंपन से क्या समझते हैं, चलिए यही नहीं पूछेगा। हीरा चमकता है क्यों, चमकीला होता है क्यों, चलिए क्यों के वाला सूत्र शायद हम बताए हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं, 5वां हो गया। आगे चलिए, नहीं पूछेगा शायद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट है प्रिज्म के न्यूनतम से विचलने की स्थिति क्या समझते हैं, नहीं पूछेगा। उगते हुए डूबते हुए सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, कभी कभी पूछ डालता है, तो आप लोग जान लीजिए कि उगते एवं डूबते हुए सूरज का रंग लाल क्यों होते हैं, या तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अवकाश का रंग जो होता है लाल का क्यों प्रतीत होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसी कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उगते एवं डूबते हुए सूरज के रंग लाल दिखाई देते हैं। बस ये तो सिंपल हो गया, लेकिन अब उसको विश्लेषण करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा। क्या कि उगते एवं डूबते समय सूर्य की किरणें तिरछी दिशा में वायुमंडल के काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है। कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का वायुमंडल के कणों द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है, जबकि अधिक जो होता है तरंगदैर्घ्य वाली किरणें का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। अतः हमारी आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश के लाल रंग की किरणें जो होता है उसका अधिक होता है तरंगदैर्घ्य के कारण, जिसके कारण जो होता है सूर्य या आकाश लाल दिखाई देता है। समझ गए। चलिए अब आकाश नीला क्यों दिखाई दे, बस उसी का लिख देना है ना। चलिए आगे है क्रांतिक कोण को परिभाषित करना है, क्रांतिक कोण नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं तो यहाँ मिलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछता है, भले ना 2021-22 में पूछा हो, 14 में पूछा हो, लेकिन पूछता ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों के लिखे। चलिए जानते हैं कि क्या है। प्रकाशीय फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश किरण ऊर्जा को क्या करता है, बिना उसका तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर क्या करता है, आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है ऑप्टिकल फाइबर। बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। मतलब यहाँ से दो को हमारा क्लियर हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिव वाला एक सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो इसके दो उपयोग क्या क्या है, तो पहला है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है चिकित्सीय जांच में किया जाता है। दूसरा है प्रकाश को उस स्थान से दूसरे स्थान, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रवर्तक दूरदर्शी नहीं पूछेगा। आगे है कैसी ग्रेन का दूरदर्शी नहीं पूछेगा, क्या है पता ना। चलिए प्रकाश प्रिज्म पर पड़ने के साथ रंग बढ़ जाता है, ये तो नॉर्मल है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है वर्ण विक्षेपण क्षमता एवं कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछता है वाला, ठीक है, देख लें। चलिए छोड़िए हटाइए, पूछता लेकिन है। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा कि वर्ण विक्षेपण क्षमता एवं कोणीय वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करें। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता पहले उसके बारे में लिखेंगे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण एक एवं माध्यम विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। इसे हम ओमेगा द्वारा सूचित करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा माध्य विचलन। नीचे है कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई होता है। और फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसी का मान डेल्टा वी का मान ए इंटू ओमेगा म्यू वी माइनस 1 और ए माइनस इसका क्या होता है म्यू आर माइनस 1 हो जाए, है ना। नीचे ए डेल वाई का मान जो होता है ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। और इसको डिफिनेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रक्रिया करते करते जो हम इसे लाएंगे तो क्वेश्चन 2 ले लाएंगे, 1 ऊपर था। उसके बाद क्या लिखा है कि सभी 1 एवं 2 की मदद से वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान क्या करें ज्ञात किया जा सकता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण अब निकाला है कि बैंगनी रंग के लिए उत्पन्न विचलन तथा लाल रंग के लिए उत्पन्न विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। बैंगनी रंग के वायलेट के और रेड के निकाला है अंतर। तो क्या आ गया कि Q इज इक्वल टू ए इंटू बी वी माइनस
म्यू भी माइनस म्यू आर आ गया। ठीक है, इसका क्या है कि बी भी जो है बैगनी का क्या है रंग का अपवर्तनांक है, और म्यू आर जो है लाल रंग का अपवर्तनांक है। उसके बाद समीकरण 1 एवं 2 की मदद से कोणीय बल विक्षेपण का मान जो होता है ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे है अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। 2022 में पूछा है तो कुछ जरूरी नहीं है कि 2023 में पूछ दे, हो सकता है पूछ भी सकता है। तो चलिए, अपवर्तनांक पूछा है तो नहीं पूछेगा। अभी लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, सभी को पता है। चलिए इसको रहने दे। लेंस की क्षमता है ना P = 1/f होता है। 1 जो होता है, देखिए आप कहिए सर 100 लिखल है, तो 100 लिखल नहीं है। 1 P = जो होता है हमेशा क्या होता है 1/f जो हुआ हमेशा मीटर में होता है। सेंटीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P = 100/f के बराबर होता है। ठीक है, उसी के बारे में चलिए देख लेते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, उल्टा जो होता है के बराबर होता है, जिसे डायोप्टर में मापा जाता है। या यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता P = क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी अगर क्या सेंटीमीटर में हो तो लेंस की जो क्षमता होता है P = 100/f, अगर मीटर में हो तो 1/f बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत लगाइए ना कि सर ऐसे हो गया है ना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में देखेगा कि पावर का क्या पावर का सूत्र P = 1/f मारिएगा और दिल रहेगा इस सेंटीमीटर में, तो गलती हो जाएगा है ना। सॉरी, ये तो सही होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पास मीटर में दिला रहेगा तो क्या कीजिएगा, मीटर में नहीं होगा बल्कि क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब P = 1/f जो होता है मीटर में होता है। ठीक है, चलिए आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। आवर्धन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तुबिंब की ऊंचाई को क्या करते हैं, अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहा जाता है। यानी आवर्धन m/i/o, आई जो है क्या है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई है इमेज का, नीचे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर्धन क्षमता क्या है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर आंतरिक कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर आंतरिक कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बस ज़्यादा नहीं कुछ और है थोड़ा सा। संयुक्त सुदर्शी का द्वारक छोटा होता है क्यों, चलिए ये नहीं पूछा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं प्रकीर्णन क्या है। तो लिखा है कि जब प्रकाश का किरण पुंज किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम के कण प्रकाश ऊर्जा को क्या कहता है अंशतः अवशोषित कर लेते हैं, एवं इसके लिए इसके कुछ परिमाण को माध्यम के कण पुनः विकीर्ण भी कर देते हैं, जिसे प्रकाश तथा इस घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। दुदर्शी के अभिदृश्य की फोकस तथा अभिमुख बड़ी होती है क्यों, चलिए नहीं पूछा। एक आंख की तुलना में एक जोड़ी आंख, नहीं पूछेगा। तरंगराग, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया यार 22 में। चलिए इसको देख लेते हैं फिर भी। चलिए कि समान कला की स्थिति में रहने वाले इत्थर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ को तरंगराग कहते हैं, है ना। प्रकाश किरण तरंगाग पर हमेशा क्या होता है लंबवत होती है। तरंगाग जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, पहला गोलीय तरंगाग, दूसरा बेलनाकार, तीसरा समतल तरंगाग। चलिए हाइगेंस बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 5 नंबर में हम आप लोगों को 5 नंबर में जो लॉन्ग बताए हैं उसमें इसको बहुत ही लाजवाब बताए, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या है, ये हम लॉन्ग में पूछेगा, शॉर्ट में नहीं पूछेगा। चलिए प्रकाश व्यतिकरण, देखिए आपको कुछ आप लोग याद रखना पड़ेगा परिवर्तन के बारे में, है ना, नॉर्मल चीज़ है ना, परिवर्तन के बारे में याद रखेगा, है ना, बेसिक। उसके बाद अपवर्तन के बारे में नॉर्मल चीज़ याद रखेंगे, क्या है, कैसे होता है, कैसे बनता है, किसे कहते हैं, है ना। परावर्तन अपवर्तन, एक मिनट, अपवर्तन ठीक है। और है आगे फिर आगे ध्रुवन के बारे में याद रखना पड़ेगा, बेसिक चीज़, ठीक है। उसके बाद व्यतिकरण के बारे में याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल चीज़, ठीक है। चलिए व्यतिकरण के बारे में नॉर्मल चीज़ याद रखना पड़ेगा, इतना चीज़ आप लोग इस सब का क्या बेसिक रखिएगा जरूर। आगे को हाँ पूर्ण आंतरिक यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इतना आप लोग याद रखिए तो बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाएगा। चलिए 24 आगे देखते हैं। आगे है कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें तो बताइए कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं, विवर्तन चलो पूछ दिया है हालांकि। तो हम आगे चलते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, एकदम कंफर्म मान लीजिए, एकदम 2023 में पूछ रहा है नहीं बल्कि पेपर में छप आएगा ही आएगा कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो हम अंतर करेंगे एक करके कि व्यतिकरण एक तरफ दूसरे तरफ क्या विवर्तन है। तो पहला व्यतिकरण कि 2 कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण उत्पन्न होता है, लेकिन विवर्तन का होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग के विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है
कि व्यतिकरण फ्रिंजेस समान या असमान चौड़ी की हो सकती है, जबकि विवर्तन पट्टियां कभी भी एक चौड़ाई की नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरा है कि व्यतिकरण क्षेत्र की सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होता है, समान होता है। और इसमें है कि विवर्तन में पैटर्न की दीप्त फ्रिंजें भिन्न तीव्रता की होती है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रूस्टर का नियम 10 है ना, इक्वल टू 10 IP जो होता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 20 में 21 में पूछा है ना। चलिए आपको 23 के लिए भी इंपॉर्टेंट मानिए, 23 में ही पूछेगा। ठीक है। चलिए करते हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो डेविड ब्रूस्टर ने अपने प्रयोग द्वारा यह पाया कि जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह पर आपतित होता है तो आपतन कोण ध्रुवन कोण के तुल्य होता है। ठीक है। तथा प्रवर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहाँ IP इज इक्वल टू ध्रुवन कोण है ना। चित्र से IP चित्र बना हुआ है यहाँ पास, देखिए कहाँ गया भाई, इसमें तो है ही नहीं। चलिए ध्रुवन से IP इज इक्वल टू π/2 प्लस R इज इक्वल टू पाई। ठीक है। अब पाई यानी 10 IP के बराबर। यहाँ अब इतना अगर फिर बना के करना चाहते हैं कर दिए, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या लिखेगा 10 IP इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 10 IP के बाई बराबर 10 IP। यही जो है क्या है, ब्रूस्टर के नियम है कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ध्रुवित प्रकाश का उपयोग लिखें, कहाँ उपयोग होता है। चलिए ध्रुवन बताया ना, थोड़ा बहुत इसको बेसिक याद रखिए आप लोग, बेसिक के काम देगा। आगे है कि पोलराइड से क्या समझते हैं, दो उपयोग के। पोलराइड से नहीं पूछा। प्रकाश के ध्रुवन से क्या, चलिए ध्रुवन के बारे में तो अभी तो बोले ना, ध्रुवन सब याद रखिएगा, बेसिक चीज़ है। तो इसको हम क्या क्या बताएं, है ना, बताया ना, परिवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, टोटल इंटरनल मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये सबको बेसिक याद रखिएगा आप लोग। ध्रुवित प्रकाश एक ध्रुवित प्रकाश में अंतर करना है, चलिए नहीं पूछा। मेल्स का नियम अब नहीं पूछता है। विभेदन क्षमता, चलिए विभेदन क्षमता पूछता है तो हम विभेदन क्षमता को रिवाइज करेंगे। चलिए क्या है कि विभेदन क्षमता किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो पास पास स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को क्या करते हैं, अलग करने की जो क्षमता होता है, उस प्रकाशीय यंत्र को हम विभेदन क्षमता कहते हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ है ना। आगे है फ्रेनेल का विवर्तन, बहुत ही ये भी अच्छा है। फ्रेनेल का विवर्तन एवं फ्राउनहोफर का विवर्तन में अंतर क्या है। तो फ्रेनेल का विवर्तन, जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा या दोनों किसी अवरोध से सीमित दूरी पर रहते हैं तो प्राप्त विवर्तन पैटर्न को फ्रेनेल का विवर्तन कहा जाता है। उसके बाद फ्राउनहोफर का विवर्तन में क्या अंतर है। तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दा या दोनों किसी अवरोधक से अनंत दूरी पर उत्पन्न हो तो प्राप्त विवर्तन पैटर्न को फ्राउनहोफर का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है। 36 में दो लैंप में से आने वाले प्रकाश के व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, व्याख्या करें। चलिए नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और है, बस कुछ देर 10 मिनट और। साबुन से बुलबुले अथवा नहीं पूछेगा, हटाइए। फ्रेनेल की दूरी, हम लोग फ्रेनेल के बारे में तो पढ़ ही लिए। रंगीय विपरीतता त्रुटि को कैसे कम किया जाता है समझाएं। चलिए कला संबंध स्रोत क्या, नहीं। मृग तृष्णा कभी कभी पूछता है, मृग तृष्णा कैसे बनता है, तो चलिए देख लेते हैं मृग तृष्णा कैसे बनता है, प्रदर्शित करना। तो रेगिस्तान और तारकोल वाली सड़कों को प्रकाशित दृष्टि से भ्रमण के कारण पानी में जो पानी से ढका देते हैं, परंतु वहां पहुंचने पर पानी उपलब्ध नहीं होता। रेगिस्तान में बनता है ऐसा कि रेगिस्तानों में प्यासे पशु गर्म रेत पर पेड़ों के प्रतिबिंब देकर पानी के तालाब होने की आशा करने पर वहां पहुंचने पर पानी का तालाब नहीं पाते हैं, और अतः इसे हम प्राकृतिक दृष्टि से क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। उसी को मृग तृष्णा बनता है। उसी को क्या परिभाषित करने के बोला, कैसे बनता है, क्या होता है। चलिए मृग तृष्णा हो गया। चलिए इसको भी लगाइए, मृग तृष्णा पूछेगा अभी। आगे चलते हैं। चौड़ी द्वारा के विवर्तन क्यों नहीं उत्पन्न, चलिए नहीं पूछा। पर डॉपलर प्रभाव, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, भी लगाइए। डॉपलर प्रभाव आप भी लगाइए 2023 के लिए। बोल रहा है कि डॉपलर प्रभाव के दो प्रयोग लिखे। तो पहला है कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के दो प्रयोग कौन कौन है। पहला है कि तारों तथा प्रकाश गंगा की चाल मापने में उपयोग होता है। दूसरा है सूर्य का अपने अक्ष के परितः मतलब चारों ओर परिक्रमण वेग ज्ञात करने में भी प्रयोग होता है, किसका, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को। चलिए आगे चलते हैं। दर्शन कोण क्या है, नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कांच के आयताकार स्लैब के कारण पार्श्वीय विस्थापन का व्यंजक प्राप्त करिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जी, ये नहीं पूछेगा। आगे द्विदर्शी विभेदन क्षमता से क्या समझते हैं। चलिए ये हटाइए, लॉन्ग में इसे पूछता है। ग्राफ खींचना है, ये सब ग्राफ लॉन्ग में पूछेगा जी, है ना। शॉर्ट में पूछेगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और लॉन्ग देखिए, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग सर कौन बताएगा, तो लॉन्ग हम बताए हुए हैं पहले से। हम धरते रहेंगे क्यों नहीं ध्रुवित किया जा सकती है। चलिए हटाइए। उत्तल लेंस के द्वारा चलिए ये सब नहीं पूछेगा। खतरे का संकेत लाल क्यों, चलिए पूछ सकता है, एकदम सिंपल। देखिए मतलब नहीं बोले हैं। अब हाइगेंस का तो हम ऊपर करा ही दिए जी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम ऊपर करा दिए हैं। अभी 5 नंबर पूछेगा ज़्यादातर।
तो आइए हम खतरे का संकेत लाल क्यों होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का जो है छितराव या प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन का दर उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थाघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण अधिक दूर तक होता है। अतः खतरे के लिए क्या संकेत लाल संकेत होता है। ठीक है, मतलब VVI इसको लगाइए 2023 के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग का पार्ट 2 बन रहा है, समझ रहे हैं, हाइगेंस को बताए किए। प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष को क्या समझते हैं, इसको हटाइए। द्वितीयक इंद्रधनुष देखिए कभी कभी पूछता है प्राथमिक द्वितीयक इंद्रधनुष, चलिए इसको देख ही लेते हैं, पूछेगा यार, है ना, पूछ डालेगा। तो आइए प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। आप देखिए, मतलब कहने का मतलब 2019 में हम क्या पूछा, द्वितीयक इंद्रधनुष, और 2021 में क्या पूछा, तो इंद्रधनुष द्वितीयक, इसमें भी मतलब दोनों बार पूछा है। तो हो सकता है 22 में पूछा तो 21 में 23 में पूछ डालेगा। तो देखते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में पहले देख लेते हैं, दोनों के बारे में समझ लेते हैं। और प्राथमिक पूछेगा हालांकि, तो कह रहा है कि बूंदों पर आपतित प्रकाश के दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। यह एक रंगीन बैंड होता है जिसके बाहरी किनारे पर लाल रंग और आंतरिक किनारे पर कैसा बैंगनी रंग होता है। द्वितीयक पहला हो गया। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है, तो बूंदों पर आपतित प्रकाश के दो अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जिसका निर्माण होता है वह हम द्वितीयक इंद्रधनुष, एक रंगीन बैंड है जो निर्माण होता है उसी को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष एक रंगीन बैंड है जिसके बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होता है। समझ गए। देखिए देखिए ये हम पार्ट 2 बना रहे हैं, ऊपर ही बताएं आप लोग को। ये लॉन्ग भी वीडियो आपको डाला हुआ है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा वहाँ। और अभी पार्ट 2 हम बना रहे हैं इसमें शॉर्ट का, और पार्ट 1 बना हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पर, चैनल पर जाकर देख लीजिए पार्ट 1 को। ठीक है, और बाकी तो हम सारा चीज़ फिजिक्स का बनाए हुए हैं। तो चलिए आइए चलते हैं आगे। नेत्र के समंजन क्षमता, बहुत अच्छा कि समंजन क्षमता से पूछता है, तो इसको आप VVI लगाइए 2023 के लिए। बोल रहा है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, समंजन क्षमता के बारे में लिख रहे हैं ना, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वस्तु की दूरी बदलने के साथ ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या होता है, समायोजित हो जाती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे है संतोषी व्यतिकरण, चलो इसका नहीं बोलेगा, संपोषी हटाइए इसको। रचनाकार वही ना, रचनात्मक, हाँ पूछता है जी, संपोषी देख के हम डर गए। रचनात्मक व्यतिकरण के दो आवश्यक शर्त लिखना है। तो आइए देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक शर्तें जो इस प्रकार है, कैसा है। पहला है कि संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान या तो पाई का समगुणज होता है। दूसरा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान या तो λ/2 या -λ/2 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, खगोलीय दूरबीन द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण अरे ख्याल खींचना। देखिए परिवर्तन के जब लिखिएगा, अच्छा खगोलीय है ना, हाँ तो इसको याद रखिएगा, ये पूछेगा। ठीक है, कैसे बनता है इसका आप महाराज बताएं एक बात। देखिए ऐसा को मान लीजिए आपको समझ में ना रहा है ना, तो यहाँ से कवाल लीजिए ना, उतना तो इंटर में चलवे करता है, हम झूठ काला बताएं, आप लोग खुद जानते हैं। चलिए 55 हो गया, और है क्या बचा हुआ, अच्छा यहाँ है, तो चलिए बस थोड़ा सा और है। निरोधी नहीं, हाँ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि डी ब्रोगली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति में क्यों नहीं है। तो उत्तर में है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों से ही उत्पन्न होती है, परंतु डी ब्रोगली तरंगें प्रत्येक गतिमान द्रव्य कणों से संबंध है, अतः डी ब्रोगली तरंग प्रकृति में वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम 2023 के एग्जाम के व्यू से एकदम कन्फर्म आएगा डी ब्रोगली। प्रकाश के एवं पदार्थ में अंतर, चलिए नहीं पूछा। प्रकाश विद्युत प्रभाव कभी कभी पूछता है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 50% के रखते हुए। क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ऊपर हम बताए हैं ना जी, कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। समझ गए, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा और है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को नहीं लिखा। फोटो सेल कभी कभी पूछता है, फोटो सेल के बारे में कभी कभी पूछता है, तो देख लें फोटो सेल। आइए
फोटोसेल यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, उसको हम फोटोसेल कहते हैं। बस सिंपल चीज़ है ना, मैंने ऐसा चीज़ तो आप लोग सभी को याद होगा जी। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं छूटेगा। हाँ, मानते हैं कि एक आध वो लॉन्ग हो सकता है, वैसा दे दे तो पूरा विश्लेषण ना हो, लेकिन शॉर्ट आपको लोग सब बना कर आते होंगे। ठीक है, तो पहला है कि फोटोसेल का उपयोग हम विद्युत नेत्र यंत्र में किया जाता है। इस यंत्र के चारों सूचक घंटी भी कहा जाता है, चोर सूचक घंटी। आगे है कि फोटोसेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। द्रव तरंगे, चलिए नहीं पूछेगा। कार्यफलन पूछता है कभी कभी, है ना, कार्यफलन वर्क फंक्शन छोड़िए, हटाइए। हाइजन में निश्चितता, इसको नहीं पूछेगा। फोटोन के गुण को लिखना कभी कभी डाल देता है, तो आइए फोटोन के गुण के बारे में जानते हैं। तो फोटोन के गुण कौन कौन है, तो पहला है कि फोटोन विद्युता उदासीन होते हैं। दूसरा है कि विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है जो प्रकाश के वेग से गमन करती है। तीसरा है कि फोटोन का विवर्तन हो सकता है। चौथा है फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू एच न्यू होती है, जहाँ न्यू जो है आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है। ठीक है, यहाँ हो गया। आगे देखते हैं। क्या तपाई उत्सर्जन क्या समझते हैं, नहीं। देहली आवृत्ति कभी कभी पूछता है, देहली आवृत्ति के बारे में। डी ब्रोगली तो हो ही गया, है ना, इसको हम लोग कर लिए। देहली आवृत्ति चलिए देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग या प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन से कर सके, देहली आवृत्ति कहलाता है ना। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अपतित प्रकाश की आवृत्ति ग्रेटर देन इक्वल टू देहली आवृत्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे। ये नहीं डालेगा, पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। तो चलिए वो नहीं तो ये पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है इतना किलोमीटर के बराबर, नहीं वैसा नहीं पूछेगा, बताएं। पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक, बस खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। निरोधी भी अब नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। देख रहे हैं, तो मतलब जो आपको पूछेगा नाभिकीय घनत्व क्या समझते हैं, जो पूछेगा वही हम बताएंगे अधिकतर। नाभिकीय विखंडन नभिकीय संलयन पूछ देता है, कभी कभी अंतर भी पूछता है। तो नाभिकीय विखंडन नभिकीय संलयन के लिए आप 2023 के लिए एकदम VVI इंपोर्टेंट मान लीजिए। बोला है कि नाभिकीय विखंडन के बारे में सबसे पहले कि वैसी प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक क्या करता है, लगभग बराबर नाभिकों में विखंडित माने टूट जाता है, होने पर पर्याप्त ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसे में फिगर दिया हुआ है ना यूरेनियम के बारे में, उसके बारे है नाभिकीय संलयन, या तो इसको नाभिकीय विखंडन में हम बम भी लिख सकते हैं ना। आगे नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिक के संलयित हो जाने पर क्या करता है, एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया जिसमें विशाल ऊर्जा विमुक्त होती है, उसके नाभिकीय संलयन कहते हैं। H+ जो दिया हुआ है रिएक्शन होगा, या तो उदाहरण के लिए सूर्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाभिकीय बल क्या है, नहीं पूछेगा। बोर परमाणु सिद्धांत पूछ देता है, बोर परमाणु सिद्धांत, बोर मॉडल है ना, बोर परमाणु मॉडल पूछता है। तो आइए देख लेते हैं कि यह जो है इसके क्या कर रहा है, सीमाएं लिखना है। ठीक है, यह कमियां के सीमाएं। पहला है कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है, नहीं दिया था, उसको कमी है ना हो। चलिए है। दूसरा है कि स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान नहीं देता है। तीसरा है कि यह मॉडल जटिल परमाणुओं एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सका। चौथा है कि यह मॉडल तरंग संख्या के विषय में कोई सूचना नहीं देता है। आगे है कैथोड किरणें और एनोड किरणें, आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग कैथोड एनोड पता है आप लोग। लेसर प्रकाश, चलिए इसको हटाइए। आगे है अर्धायु, अर्धायु पूछता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी डाल देगा अर्धायु। ऐसे हम अर्धायु को व्यंजक निकालने के लिए बताए हैं उस लॉन्ग में, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखिए। ऑब्जेक्टिव भी पूछ डालेगा आपको, ऑब्जेक्टिव पूछेगा T½ का मान तो 0.693/λ के बराबर होता है, ये हो सकता है पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिए औसत आयु क्या है, एवरेज लाइफ, चलिए नहीं पूछेगा। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके बाद नाभिकीय रिएक्टर पूछ सकता है कभी कभी, ऐसे हम लॉन्ग में बताए हैं। तो देवान छत्तीसगढ़, चलिए इसको देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, तो नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उपयोग कहाँ होता है, तो इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप बनाए जाते हैं। दूसरा है कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। ठीक है, बस हो गया। थोड़ा सा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, चलिए हटाइए। रदरफोर्ड के प्रयोग के लिए इसको हटाइए, केमिस्ट्री में रदरफोर्ड आएगा। ठीक है, आगे है शीतलक एवं नियंत्रण छड़ के उपयोग के बारे में बताएं, बहुत पहले पूछ दिया, नहीं पूछेगा। भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, हटाइए इसको। नाभिक अल्फा बीटा, नहीं पूछेगा। रिडनबर्ग नियतांक कभी कभी पूछता है, सही मात्रक लंबा। अल्फा किरण के गुण, चलिए हटाइए इसको, नहीं पूछेगा। आगे है बीटा किरण के गुण, देखिए अल्फा बीटा के, चलिए बीटा के पूछ दिया है 21 22 23 तो हो सकता है अल्फा बीटा के पूछ दिया है ना, गामा किरण यहाँ डाल लिया। तो अल्फा बीटा गामा के, तो अभी हम अंदाजा लगाए हैं
अल्फा बीटा गामा। तो गामा के देख लीजिए आप लोग, गामा किरणों के गुण के लिखना है। तो गुण है कि गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। दूसरा है कि इन किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तीसरा है कि ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभावित नहीं होती है, ये अर्थात आवेश रहित होती है। चौथा है कि ये किरणें प्रकाश के चालन में गमन करती है। पांचवा है कि इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है। छठा है इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। समझ गए? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस किरणों के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, तो किसका, गामा किरणें के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोर के स्थायी, बोर के बारे में तो लिख ही दिए हम लोग। समस्थानिक संभारिक के बारे में छोड़िए, हटाइए। आइंस्टीन का द्रव्यमान इसको नहीं पूछेगा, mc² है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो पाचन श्रेणी पूछता है, पाचन श्रेणी से क्या समझते हैं, देख लीजिए। एकदम भिविया लगाइए 2023 के लिए। पाचन श्रेणी क्या है, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं n=4, 5, 6 आदि के निम्न कक्षा n=3 में लौटता है, तो इससे प्राप्त श्रेणी को हम पाचन श्रेणी कही जाती है। पाचन श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। बस हो गया, तो लिखना 2 नंबर मिल गया चुपचाप। आगे है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियाँ, है ना। चलिए पीएन जंक्शन पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में वर्णन करें। चलिए नहीं पूछेगा। नैजिक अर्ध, छोड़िए हटाइए। जहाँ जो, हाँ चलिए एन टाइप और पी टाइप में आइए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपको 2023 के लिए एकदम भिविया लगाइए, नहीं तावा तोड़ टीटीआई लगा लीजिए, तावा तोड़ इंपॉर्टेंट। चलिए एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में समझाना है। तो एन टाइप पहले अर्धचालक में जानेंगे कि वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता जो होता है मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता के कारण होता है, उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप क्या होता है, छिद्र के कारण, है ना। वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्यतः किसी होल यानी छिद्र की गतिशीलता के कारण होती है, उसे पी टाइप। एन टाइप को जी इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, गतिशीलता के कारण, और पी टाइप छिद्र यानी होल की गतिशीलता के कारण। बस अंतर हो गया। आगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, चलिए हटाइए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड ट्रांजिस्टर धराएं, कभी कभी पूछेगा, इसको छोड़िए। पैरामीटर नहीं, सब नहीं पूछेगा। दार्शनिक और द्विधारी, देखिए द्विधारी पद्धति में अंतर स्पष्ट करना है। दार्शनिक और द्विधारी में देखिए ऐसा अभी हो सकता नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर ऐसे डाल देगा कि ये द्विधारी है तो इसको दार्शनिक में बता लें। तो हम बताएं ऑब्जेक्टिव में कैसे बनता है ना। उसके बाद क्या कहेगा कि मान लीजिए 25 दे दिया, बोलेगा कि इसको बाइनरी क्या होगा, इसको दशमिक है, इसका बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है, बाइनरी क्या होगा, बाइनरी सिस्टम। तो दशमिक से बाइनरी, बाइनरी से मैंने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डिजिटल में डेसिमल में हम बताए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड कभी कभी पूछता है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जेनर डायोड साइड ऊपर हम लगवाए हैं, है ना। चलिए 25 द्विधारी, देखिए ऐसा 25 द्विधारी तुल्यांक बताना है। हम बताए ना, अभी तुरंत जस्ट बताए हैं। मतलब डेसिमल से क्या करना, बस डिवाइड कर ले जाना है। मतलब कि आपको जो शेष बचेगा ये लिखाता है और नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए, है ना। 11001 110, ऐसा हम ऑब्जेक्टिव में ही बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनालॉग और डिजिटल संकेत एनालॉग और डिजिटल, हटाइए। एकीकृत परिपथ क्या है, ये नहीं पूछा। चलिए कुछ एक आध दो और है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये नहीं पूछेगा। डोपिंग क्या है, इसके बारे में बहुत पहले पूछा था। ट्रूथ टेबल बनाना है। अब ट्रूथ टेबल नहीं पूछता है बट मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं, सॉरी लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में डाल देता है। ऊर्जा पट्टी से। ट्रांजिस्टर कभी पूछता है। ओवर गेट क्या है, ओवर गेट इसके संकेत में टूथपेस्ट नहीं। अब देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है कि अभी पूछ दिया ओवर गेट, बॉयस में पूछा है, तो अभी हो सकता है मेन वाला पूछता है, नहीं कि इसका कॉमन होता है सो मैंने फैमिली वाला नहीं, बल्कि अभी और पूछा तो अभी हो सकता है। और एक होता और, एक होता एंड, AND, है ना, एंड एक होता है नोट, और एंड नोट। मतलब कहे का मतलब है कि ओवर गेट अगर पूछ दिया तो आप लोग एंड और नोट को देख के जाइएगा। ठीक है, एंड और नोट मतलब कहे का मतलब कि और पूछ दिया है तो आप लोग एंड और नोट को देख कर जाइएगा, क्या होता है उसका सिंबल, और किसे थोड़ा सा विश्लेषण और उसका क्या सिंबल याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलिए। ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल लिखा। ट्रांजिस्टर को दृष्टिकारी के रूप में क्यों नहीं, चलिए हटाइए, इसका नहीं पूछेगा। चलिए और है, हाँ एंड गेट की सत्यता, एंड अभी बताया ना ऊपर। ट्रूथ टेबल मतलब एंड और पूछ लेता, तो हम क्या एंड और नोट के बारे में बताए हैं, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या है, ऊंचाई ट्रांसफर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अर्धचालक से क्या समझते हैं। चलिए ऊंचाई, सॉरी एक मिनट, कहाँ गया, और नीचे आइए। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ थे ऊंचाई ट्रांसफर। देखिए ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एगो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना। तो यहाँ पूछा दिया ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो उसी का जस्ट क्या होगा,
अपचाई, मतलब कि ये स्टेप अप है तब स्टेप डाउन, तो हम स्टेप अप के पढ़ रहे हैं तो स्टेप डाउन आप समझ जाइए, उल्टा कर दीजिएगा। तो ऊंचाई उल्टा कर दीजिएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती विभव को क्या करता है, बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। कौन, स्टेप अप या ऊंचाई, अपचाई घटा देता है ना। जिसके प्रतिवर्ती धारा घटती है लेकिन शक्ति परिवर्तित अपरिवर्तित रहती है, जबकि अपवर्धक प्रतिवर्ती विभव तथा धारा दोनों बढ़ता है, अर्थात जिसमें शक्ति परिवर्धक होता है। ठीक है, आगे है अर्धचालक से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। अब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 2023 के लिए आप लोग मार लीजिए, एकदम पूछेगा कि कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनकी जगह प्रतिरोधकता चालक और अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच होता है, एवं तापमान के बढ़ने पर इनकी प्रतिरोधकता क्या होता है, घटती हुई पाई जाती है। ऐसे विशेष पदार्थ की अर्धचालक कहे जाते हैं। उदाहरण जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और सिलीनियम हो गया, जो है अर्धचालक है। आगे है ट्रांजिस्टर के बारे में, नहीं पीएनपी एनपीएन के हो सकता है सिंबल दे दे तो आप लोग जानवे करते हैं, है ना। मीटर बेस कलेक्टर, मीटर बेस कलेक्टर, ये क्या होगा, अंदर की ओर मीटर, ये बाहर की ओर मीटर, समझ गए। चलिए सिंबल पूछेगा, बना लीजिएगा। देखिए पूछे ना, एंड गेट, देखिए पूछ ही दिया है 21 में यार, 21 में एंड मतलब और पूछ दिया, 21 में और 22 में पूछा तो एंड इसमें। तो अभी आप लोग एकदम कंफर्म है, नोट बना के ले जाइए। और हो गया ना, और एंड ऐसा नॉन पूछा है तो चलिए कोई बात नहीं है, नोट और एंड बोले हैं ना, नोट और एंड याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूरा ट्रूथ टेबल सिंबल के साथ लिखना पड़ता है। आगे है कि सौर सेल तो जानवे करते हैं, देख लीजिए कि सौर सेल पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह यंत्र प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेनर डायोड ऊपर बताए हुए किए कि जेनर डायोड है ना, जेनर डायोड बताए हुए किए। चलिए आगे चलते हैं। उभयनिष्ठ, चलिए उसको नहीं पूछेगा, एक थोड़ा सा और है, एक लास्ट चैप्टर है उसमें भी एक आध क्वेश्चन फैक्ट सेट ये सब नहीं पूछेगा, संचार पर नहीं पूछेगा। सिग्नलों में बैंड चौड़ाई होता है, ये सब नहीं पूछेगा। प्रसारण के लिए टीवी हटाइए, एंटीना फेंटीना ये सब नहीं पूछेगा। चलिए संचार में देख रहे थे जी, हाँ कहाँ से चालू होता है, हाँ आयाम मॉड्यूलेशन गुणांक को प्रभाव, आयाम मॉड्यूलेशन कभी कभी डाल देता है। चलिए आगे देखते हैं मॉडुलन को परिभाषित कर, मॉडुलन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ। मॉडुलन को परिभाषित करना, इसके विभिन्न प्रकार के लिखना है। तो मॉडुलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति वाहक तरंगों के किसी अभिलक्षण अथवा गुण को निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंगों की तत्क्षणिक मान के अनुरूप बदला जाता है। मॉडुलन की प्रक्रिया में मॉडुलन तरंग के तत्कालिक मान के संगत वाहक तरंग के अभिलक्षण अर्थात आयाम आवृत्ति अथवा कला में परिवर्तित आधार पर मॉडुलन के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। कौन कौन है, आयाम मॉडुलन पहला, दूसरा है आवृत्ति मंडल, तीसरा कला मंडल। समझ गए, बस खत्म। थोड़ा सा आयन मंडल, चलिए आयन मंडल, सोम मंडल, संताप मंडल, चलिए हटाइए इसको। भू तरंगे, व्योम तरंगे, चलिए आकाशीय तरंगे, सब ना पूछे, बस एक आध और होगा या तो खत्म। संचार क्या है, इस व्यवस्था के आवश्यक शर्त कौन, तत्व कौन कौन। ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछता है बी मॉडुलन, और देख लेते हैं आवृत्ति मॉडुलन, हाँ कला मॉडुलन, टीवी सिग्नल क्या होते हैं, चलिए इसको नहीं पूछा। मतलब एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, आवृत्ति मॉडुलन क्या है, तो अभी हो सकता है आयाम मॉडुलन पूछ दे। 3 मॉडुलन पता है ना कौन कौन, कि आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। तो क्या पूछा, आवृत्ति मॉडुलन पूछा है, तो आवृत्ति मॉडुलन पूछा है तो आप लोग थोड़ा सा आयाम मॉडुलन और कला मॉडुलन देख लीजिए, ये दोनों देख लीजिएगा। हो सकता है आवृत्ति मॉडुलन पूछ ले तो हम आवृत्ति मॉडुलन को ये रिवाइज करा देते हैं कि आवृत्ति मॉडुलन को क्या समझते हैं। तो उत्तर में दिया हुआ कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तनों या चित्रों की प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। इसमें मॉडुलक तरंगों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि परिणामी मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक तरंग के तत्कालिक मान के साथ बदलती रहती है। ठीक है, बस खत्म हो गया है ना। तो चलिए हम मिलते हैं तुरंत सेशन में कुछ देर बाद, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।